Hello, I welcome you back to each and every one. Bhavna ma'am, have you joined us back? Yes, ma'am, I'm here. Yeah, I welcome you back here, and we may proceed for the next session. Shall we? Okay. Yeah. Yeah, so people who had asked me for code, whatever code I had, I have I posted here. have Bhavna ma'am, I have one humble request from you. There are many Mhm. students who doesn't have the any idea of what meta analysis is. So it would be great if you can sum up in a crux, Yeah. not with the with the technicality part, but with the very basics, so that they can also in the next session or in next workshop they can pace up with you. So Okay. yeah. Okay. This is for those students those who are very beginner and new to this particular technique. Okay. Yeah. Okay, I will do that. So, I mean, if I'm given just another 10 minutes, what I will do is I will just sum up with what I have been teaching till now. And then I will go right in the basics of explaining what meta analysis is, why we used it, and how does that impact. In the meanwhile, the two faculty members or students who had asked for the codes, I have tried sending you the codes from my library, what I had. You know, here, so you can actually see the codes here. फॉर जिनको नहीं आता, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इग्नोर करिए. सो ये आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बट जिनको एडवांस लेवल में जानना था, जिन्होंने ये वर्कशॉप का एम था उनको कुछ जानने का, मैं उनके लिए ये शेयर की हूँ. सो बिफोर इवन आई डाइव बैक, आई नो आपके लिए लग रहा होगा ये मेटा एनालिसिस और मैम क्या पढ़ा रही है, वेरिएंस, हेट्रोजेनिटी एक्सेट्रा. सो जैसे मैंने बोला, बिब्लियोमेट्रिक जो होता है वो मोर क्वालिटेटिव होता है, राइट? आप कुछ डेटा डाउनलोड किए और उस डेटा से आपने बेसिकली एक पेपर प्रिपेयर किया जहां आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया कि चलो ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है और ये बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से आया है. वेर इन जब मैं मेटा एनालिसिस की बात करती हूँ, मेटा एनालिसिस जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है. मतलब आप जो पेपर पढ़ रहे हो उस वो क्वालिटी का पेपर है या नहीं है. आप जो पेपर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या जो आप अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए जो भी चीजें ला रहे हो, उनको एक स्टैटिस्टिकल एंगल देने का काम मेटा एनालिसिस करता है. सो मतलब ब्रीफली इफ मेरे को बताना है कि मेटा एनालिसिस क्या है, आई मीन कि मेटा एनालिसिस क्यों यूज होता है. सो बेसिकली ये जो भी आप मल्टीपल स्टडीज कर पढ़ते हो, राइट? आप एक टाइम में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई कर रहे हो, आप मल्टीपल टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हो. जैसे आप किसी एक टॉपिक पे सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं होता है, आप इन एंड अराउंड एलाइड एरियाज को भी पढ़ते हो, राइट? और एक कॉम्प्रिहेंसिव कुछ तैयार करने की कोशिश करते हो. तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव आप तैयार करते हो ना, इसको स्टैटिस्टिकली कैसे दिखाना है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव जो पढ़ाई मैंने एक्चुअली कंबाइन की है वो वाइटल है, वो इम्पोर्टेंट है. इसको हम बेसिकली मेटा एनालिसिस करते हैं. तो कई बार मुझसे स्कॉलर्स पूछते हैं कि मैम मैं मेटा एनालिसिस करूं क्या? मैंने 10,000 पेपर डाउनलोड कर लिए, 20,000 पेपर डाउनलोड कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे समझ में आएगा कौन सा पेपर वैलिड है या नहीं है? तो इसी के लिए हम मेटा एनालिसिस करते हैं, देखने के लिए कि कौन से मेथड को मैं चूज करूंगी स्टडी के लिए, सबसे ज्यादा लिटरेचर कहाँ सपोर्ट कर रहा है. तो फिजिकली 10,000 पेपर, 20,000 पेपर जब तक आप पढ़ोगे तो आपको तब तक आपके पीएचडी का स्टाइपेंड बंद हो जाएगा, राइट? 5 साल लग जाएंगे आपको इतने पेपर्स ही पढ़ने के लिए. ऑन एन एवरेज आप एक दिन में यदि 5 पेपर पढ़ रहे हो, तब जाके नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में जब तक आपका स्टाइपेंड मिल रहा है तब तक आप पेपर्स पढ़ पाओगे.
तो इसी चीज को काम डाउन करने के लिए, इसी चीज को और हल्का करने के लिए हम मेटा एनालिसिस का यूज करते हैं। दैट मीन्स हम ये सारे पेपर्स को एक फोल्डर में रखते हैं, और उसके बाद हम कुछ स्क्रिप्ट्स रन करते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो भी आप जानते हो। पाइथन आसान है सीखना, पाइथन में आप सीख सकते हो, आर में आप सीख सकते हो, या इफ आपके लिए पॉसिबल है तो आप कुछ कमांड एक्सेल में भी बनाकर डाल सकते हो और वो एग्जीक्यूट करता है। तो उसके लिए ये क्राइटेरियाज है जो मैं आपको इतना रॉकेट साइंस पढ़ा रही थी, वो उसके क्राइटेरिया है कि आप किस क्राइटेरिया पे अपने पेपर्स को और शॉर्टलिस्ट या नैरो डाउन कर सकते हो। हाँ जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? ओके, ओके। सो इन चीजों को आप नैरो डाउन कैसे करोगे, कैसे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आओगे, इसको हम मेटा एनालिसिस करते हैं। बेसिकली मेटा एनालिसिस का एक शॉर्ट फॉर्म भी इफ मैं रेगुलर लैंग्वेज में बताऊं तो आप जब अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो एकेडमिक दुनिया के सामने कि आपने काफी रिसर्च किया है, आपने बेसिक्स छान मारा है, और आप उसके बाद इस गैप के साथ आ रहे हो, इस हाइपोथेसिस को आंसर करने के लिए आ रहे हो, तो आप मेटा एनालिसिस करते हो। तो ये नया बज है, ये बिब्लियोमेट्रिक का ही बड़ा भाई है, बट स्टैटिस्टिकल हेल्प के साथ जो भी आप बिब्लियोमेट्रिक कर रहे हो, जैसे मैंने कल आपको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिखाया बिब्लियोमेट्रिक का, जो आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हो बिब्लियोमेट्रिक को, उसी को स्टैटिस्टिकली जब आप प्रूफ करने लगते हो नंबर के साथ, राइट, कि अरे इसका लेट्स से आइगन वैल्यू ये आ रहा है, हेट्रोजेनिटी में इसके ताऊ की वैल्यू ये आ रही है। सो जब आप ऐसे यूज करने लगते हो, आप आई मीन ये बताने लगते हो नंबर्स के साथ कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको हम मेटा एनालिसिस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म में ये होता है मेटा एनालिसिस। तो इसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने पेपर्स है आप लिखते हो। उसके बाद नॉट ओनली दैट, आप टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स लिखते हो, टॉपिक के इन एंड अराउंड एरिया का एक और फोल्डर बनाते हो, लिखते हो मेथोडोलॉजी जो आपने अभी तक जितने पेपर्स पढ़े और आपको लगता है कि यस मेरी पढ़ाई के लिए यही मेथड है, उससे रिलेटेड आपने जितने सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं उसको आप एक फोल्डर में लिखते हो। तो ऐसे कई सारे पेपर्स हो जाते हैं, राइट। और ये सारे पेपर्स आप पहले स्क्रूटनाइजेशन से ही देखते हो। आप पूरे 10,000 पेपर तो पढ़ नहीं रहे हो, आप बस एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हो, टाइटल देख रहे हो, नीचे जा रहे हो, कीवर्ड्स देख रहे हो, मैच कर रहा है, आपने सेव कर लिया, राइट। तो इतना कुछ आपके पास हो गया। अब इससे आप एक्सट्रैक्शन जो करते हो वो मेटा एनालिसिस को करते हैं। मेटा एनालिसिस करना आसान नहीं होता है, आपको थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिकल नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिकल से भी ज्यादा इकोनोमेट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए ये करने के लिए। जब आप मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हेट्रोजिनिटी क्या है, होमोजिनिटी क्या है, कब कौन से स्टडी में कौन से मेथड को हम यूज करते हैं, कौन सा एजम्पशन लेंगे, किस बेसिस पे एजम्पशन लेंगे। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ेगी आपको इकोनोमेट्रिक्स की। और उसके बाद आप डिफाइन करते हो कि विच वन इज द बेस्ट स्टडी और द बेस्ट सूटेड स्टडी फॉर you, and based on that you take a call. So this is in short what meta analysis is. Okay. uh, any questions? पहले आप questions पूछो, फिर मैं in depth I will cover the rest of my sessions in that. Ask me if you have any other questions. I mean, आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं अपने लेवल पे पढ़ाऊंगी, राइट। तो फिर वो आपको लगेगा कि दिस इज नॉट व्हाट यू हैड कम फॉर, राइट। आस्क मी क्वेश्चन, जो भी आपके दिमाग में है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, देन ओनली आई विल टच दैट पार्ट। पूछो, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। What is trigonometrics? Sandeep sir, I want you to just repeat again. I'm sorry, I didn't hear you. What is trigonometrics?
अच्छा, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स? इकोनोमेट्रिक्स इज बड़ा भाई ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मीन वन क्यों होता है, उसके पीछे का जो डेरिवेशन होता है, मैथमेटिकल पार्ट होता है कि मीन वन क्यों होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन -1 से +1 के बीच में क्यों होना चाहिए, ये जो इसकी पढ़ाई करते हैं ना डिटेल्ड में, वो उसको हम इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। बेसिकली आप फॉर्मूलाज यूज करते हैं राइट, स्टैटिस्टिक्स के, तो वो फॉर्मूलाज के डेरिवेशंस कैसे आते हैं, क्या आई मीन फैक्टर्स हैं जिनको हम रखते हुए उस मीन पे आते हैं, इस स्टडी को हम बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। सो आपके और मेरे टर्म्स में हम जब भी कोई टेस्ट करते हैं तो हम मीन निकाल लेते हैं, हम काई स्क्वायर टेस्ट कर लेते हैं, बट क्यों काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, क्यों मीन निकाल रहे हैं, मीन 1 ही क्यों हो सकता है, 2 क्यों नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता, 4 क्यों नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का जब मेरे को राज जानना होता है, जब अंदर आई मीन इंटरवेंशन करनी होती है, तो इस पढ़ाई को हम इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। यस, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? Go ahead, ask your question. Don't have inhibitions because you will not find this opportunity again. Excuse me, ma'am. Anji, Yes, ma'am. I want to ask that what is difference between term paper and review paper? okay. So review paper is basically जब आप आई मीन आपने कम से कम 50 से 100 पेपर्स पढ़े हैं और उन पेपर्स को पढ़ के उनका रिव्यू लिख रहे हैं, दैट मीन्स आप उनको समराइज कर रहे हो और अपने रिसर्च गैप से सपोर्ट कर रहे हो, अपने रिसर्च गैप को सपोर्ट कर रहे हो उन पेपर्स को पढ़ के, उसको हम रिव्यू पेपर लिखते हैं। दैट मीन्स आप जो टॉपिक आइडेंटिफाई किए हो या जो रिसर्च क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई किया है वो कितना वैलिड है, कितने पेपर्स लिटरेचर में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज को जब हम लिखते हैं या अकेडमिया के सामने लाते हैं तो हम कुछ एग्जिस्टिंग लिटरेचर का हेल्प लेते हैं। तो ये जो पेपर्स की समरी हम बना के लिखते हैं एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अपने रिसर्च क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए, इसको हम रिव्यू पेपर बोलते हैं। टर्म पेपर इज जब आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो कि आपने जो गैप आइडेंटिफाई किया है वो राइट गैप है, ठीक है, और उसको प्रूफ करने के लिए आप डेटा कलेक्ट करते हो, एनालिसिस करते हो और कुछ कंक्लूजन पे आते हो, उसको हम टर्म पेपर बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है रिव्यू पेपर में और टर्म पेपर में। अब एक और इससे क्वेश्चन एक्सटेंशन आता है जो मैं आपके भी यहाँ पे पूछूंगी, वो है कि रिव्यू पेपर में और बिब्लियोमेट्रिक पेपर में क्या डिफरेंस है। रिव्यू पेपर जो है वो आप स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखते हो, दैट मीन्स आपने गैप आइडेंटिफाई किया, उस गैप को सपोर्ट करने के लिए आप कई सारे रिव्यू पेपर्स, लिटरेचर के पेपर्स लाते हो जो सपोर्ट कर रहा है कि जो काम आपने आइडेंटिफाई किया है वो सही काम है और वो काम होना चाहिए, राइट। बिब्लियोमेट्रिक आता है ये बताने के लिए कि जो रिसर्च क्वेश्चन पे आप इतना कुछ खोज रहे हो लिखने के लिए, वो रिसर्च क्वेश्चन सही है कि नहीं है, इसके लिए हम बिब्लियोमेट्रिक करते हैं। मतलब हम वर्ड के कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, उससे रिलेटेड पेपर निकाल रहे हैं और हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा टॉपिक क्यों वैलिड है। तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ कि इसमें काफी काम नहीं हुआ है, आप देखो ईयर वाइज इसके देखो कितने काम हुए हैं, तो वहां से जस्टिफिकेशन आ रहा है कि ये वैलिड है। सेकेंडली लेट्स सपोज कि इंग्लिश में ज्यादा काम नहीं हुआ, हिंदी में ज्यादा हुआ है, तो फिर आप वहां जस्टिफाई करो कि लैंग्वेज एक बैरियर था, इसलिए इस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा यहाँ काम कर रही हूँ। ज्यादा बुक चैप्टर्स पब्लिश्ड है बट पेपर्स नहीं पब्लिश्ड है, अगेन वहाँ आप लिख रहे हो। सो आप जब अपने टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है, गैप आइडेंटिफाई किया है, वो राइट गैप है, उसको सपोर्ट करते हैं हम
बिब्लियोमेट्रिक से, कि भाई हम बिब्लियोमेट्रिक, मैंने ऐसे वैसे नहीं आके बोल दिया कि मुझे इस पे रिसर्च करना है, भाई मेरे को लिटरेचर ने बोला है कि इस पे रिसर्च कर सकते हैं, राइट। तो साइंटिफिकली जब आपको जरा, क्योंकि ह्यूमंस को, हम इंसानों को जरा फोटो वोटो बड़ा अट्रैक्ट करता है, राइट, पेपर में। तो जब फोटो वोटो डाल के आपको अपने आप को सही प्रूफ करना होता है तो आप बिब्लियोमेट्रिक करते हो। जब आपको किसी को कहानी सुनानी होती है कि भाई ये मेरे मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मैंने आपको डेटा भी दे दिया, फोटो भी दे दिया, अब जो लिटरेचर है उससे कुछ बाहर आता है तो इसको हम रिव्यू पेपर बोलते हैं। Anyone else? Yes, Rekha ma'am, go ahead. I think you. मैम वन मोर। हाँ जी सर, पूछिए। संदीप सर, जो आपका कोई आपने बताया क्वेश्चन था? है, हम्म yes ma'am, yes ma'am, I'm on Pico tool which is used for the meta analysis. हम्म Is it individually made up by running one paper and that Excel sheet is made, or some AI tool is there? एआई टूल्स हैं, कई सारे एआई टूल्स हैं जो मेटा एनालिसिस करते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं। बट मेटा एनालिसिस करना आसान होता है, उसके एक्सप्लेनेशन को लिखना मुश्किल होता है। उसके एक्सप्लेनेशन, एआई टूल्स, रेव मैनेजर है, वो आपका ये मेटा एनालिसिस रन करता है। आप चैट जीपीटी में जाके खुद से मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप सारे अपने पेपर फिक्स कर सकते हैं। जेन एआई है जो आपके मेटा एनालिसिस में हेल्प करता है, आपके पेपर को पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, वेरिएंस निकालेगा, क्वालिटी निकालेगा। जेन एआई उसका नाम है, वो कर सकता है। मेटा एनालिसिस करना मुश्किल नहीं है, मेटा एनालिसिस को सजाकर लिखना मुश्किल है। मेटा एनालिसिस को सजाकर लिखने के लिए आपके पास थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जहां आप जस्टिफाई कर सकते हो कि हेट्रोजिनिटी कैसे एक फैक्टर था जिससे आपने इसको इग्नोर किया या एक्सेप्ट किया, या वेरिएंस क्या था, आपने स्टैंडर्ड एरर क्यों नहीं कंसिडर किया, वेरिएंस क्यों किया। ये सब चीज आप तभी लिख पाओगे जब आपका बहुत कंट्रोल है स्टैटिस्टिक्स पे। जब मैं बात कंट्रोल की बोलती हूँ तो मैं ये नहीं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आप डेटा डाले और आपने एक्सेल में रन कर दिया, बट जस्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड एरर क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड एरर क्या है, इन चीजों की डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप लिख पाओगे। मैं यूजुअली मेरे स्कॉलर्स को डिस्करेज करती हूँ मेटा एनालिसिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेटा एनालिसिस जब आप अपने करियर के लेटर स्टेज पे हो तब करो, तब तक आप काफी नॉलेज गेन कर लेते हो, वेदर इट इज स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ माय सीनियर प्रोफेसर्स विल बी अग्रीइंग विथ मी, सारे सीनियर प्रोफेसर्स इससे अग्री करेंगे। जैसे ही आप रिसर्च जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और इफ मैं आपके ऊपर बम्बार्ड करने लगूं, भाई वेरिएंस टेस्ट करो, होमोजिनिटी टेस्ट करो, हेट्रोजिनिटी टेस्ट करो, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, राइट। आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आ रहा है, टाइम कम है, कैसे होगा, एंड यू वुड लाइक टू रन अवे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा मेटा एनालिसिस करना है, लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ में करो। और मेटा एनालिसिस समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स पहले अच्छे से आप समझो, फॉर्मूला से मत समझो, डेरिवेशन से समझो, तभी आप कर पाओगे मेटा एनालिसिस। जेन एआई एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो मेटा एनालिसिस करने के लिए। जेन एआई पेड है और रेव मैनेजर फ्री है, या आप चैट जीपीटी में 50-50 का सेट बना के भी कर सकते हो, 50 पेपर तो भी एक्सेप्टेड है। मतलब सिंस पेड वर्जन नहीं है चैट जीपीटी का आपके पास, तो आप 50-50 के सेट में कर सकते हो मेटा एनालिसिस, rather than doing in hundreds and thousands. I think Pratibha ma'am has a question. Ma'am, how can I transcribe Hindi interviews into English? Google Translate.
ट्रस्ट मी, मैंने इसी को इस्तेमाल किया था मेरी पीएचडी करने के लिए। सो गूगल ट्रांसलेटर आप रखिए, हिंदी इंटरव्यूज को एकदम पास में रखिएगा। इफ पॉसिबल माइक इस्तेमाल कीजिए, विदाउट माइक वो इंग्लिश के वर्ड्स और हिंदी के वर्ड्स को मिस करता है, बट इफ यू आर यूजिंग अ माइक while you are speaking, it perfectly catches and it does that transcriptions. फिर एक AI टूल है, जिस टूल से आप जो भी वीडियो ट्रांसक्राइब्ड है ना, हिंदी टू इंग्लिश, उस वीडियो को आप अपलोड भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आप यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन माइक, राइट, यू कैन यूज योर फोन एज अ रिकॉर्डर। आप रिकॉर्ड कर लीजिए और वो AI टूल जो है उसमें आई थिंक उसका नाम audio.ai है, आई जस्ट नीड टू चेक। आप उस ऑडियो को अपलोड कर देंगे और वो वर्ड बाय वर्ड वो ट्रांसलेट करता है। Till now, my experience has been 85% of the time, it is transcribing rightly, और वो आपको साथ में स्क्रिप्ट भी देता है। तो जहां आपको लगता है कि नहीं इसने गलत ट्रांसक्राइब किया, आप सुन के वहां छोटे चेंजेस कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स audio.ai, however I will check and get back to you, ma'am. और any more questions? Go ahead, ये बेसिक क्वेश्चंस है। हेलो मैम। हाँ जी, Hello, हाँ जी, मैम मैं वंदना चौधरी बोल रही हूँ। हाँ जी, मैम वंदना मैम। एक्चुअली अभी मेरी डीआरसी हुई है। अभी सिर्फ मेरा टॉपिक जो है डीआरसी में अप्रूव हुआ है। तो मैम इसके बाद मुझे मैम रिव्यू लिटरेचर किस तरीके से मतलब करना चाहिए, क्योंकि मैम टाइम ऑलरेडी हम लोगों का बहुत ज़्यादा लेट हुआ था सेशन। तो अब मैम थोड़ा सा कुछ मैम इस तरीके से बताइए कि अपना रिव्यू लिटरेचर उस तरीके से थोड़ा सही तरीके से कर सके कम टाइम आपका में। टॉपिक क्या है? मैम मेरा टॉपिक मैम अभी मेरी मैम केवल डीआरसी अभी हुई है, अभी मेरा टॉपिक गया नहीं है यूजीसी। हाँ तो ओके, तो ब्रॉड एरिया क्या, आप मुझे एरिया बताओ तो मैं मैम आपको मेरा मैम एक्चुअली मैम मेरा वो वोकेशनल कोर्सेज पे है। मेरा सैंपल पॉपुलेशन जो मेरी है वो वोकेशनल कोर्सेज पे है। हम एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं। ओके। तो मैम हाँ, तो मैम इसमें मैम 2-3 वेरिएबल्स भी साथ में ऐड की मतलब कि जोड़े हैं। मैम हाँ, बेसिकली लर्निंग स्किल्स से रिलेटेड है मेरा काम। ओके। सो पहले हाँ। आप इन टोटल जो है, पहले आप जो लिटरेचर सर्च करेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप वोकेशनल पे लिटरेचर सर्च करें कि वोकेशनल क्या होता है, किन टाइप की पढ़ाइयों को हम वोकेशनल बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ पेपर्स आप सेव करें। फिर जो वेरिएबल्स की आप बात कर रहे हैं, उस वेरिएबल से रिलेटेड कुछ रिसर्च डाउनलोड करें। फिर आप कुछ पेपर्स, ये बुलियन यूज कीजिएगा, एंड और का बुलियन यूज कीजिए, और कुछ इन बुलियंस के कॉम्बिनेशन से, पहले एंड फिर एंड और लगा के कुछ बुलियन से डाउनलोड कीजिए पेपर्स, और सिर्फ उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के देखिए कितने ही एक्चुअली आई मीन आपसे रिलेटेड पेपर्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स आर आई मीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विथ यू, वैसे आप डाउनलोड करें। और लिटरेचर को है ना, फिर आई मीन 6 या 7 पेपर आप पढ़िए, उसके बाद उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टडी का मेन मेथोडोलॉजी अभी तक लोगों ने क्या यूज किया है। तो सेम मेथोडोलॉजी इफ यूज करोगे तो कुछ नया नहीं ऐड होगा। तो डेटा का टाइप समझिए कि किस टाइप के डेटा पे आप काम कर रही हैं, कैसा सैंपल मॉडल है, और इस पे कौन सी नई मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइप के डेटा को सपोर्ट करने पे भी जो भी मेथोडोलॉजी है उससे रिलेटेड पेपर्स डाउनलोड कीजिए और उनकी एक समरी बनाइए, एंड दैट्स हाउ यू कैन राइट योर लिटरेचर कि व्हाई यू रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड हाउ यू रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। स्टोरी टेलिंग अच्छे से करिएगा, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग वर्ल्ड कैसे देखती है, पहले ग्लोबल फुटप्रिंट डालिए, होता क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा लिटरेचर पर्सनली ऐसे लिखती हूँ कि मैं किसी बच्चे को बेसिक समझा रही हूँ। तो इफ मेरे को इस बोतल के ऊपर इफ लिटरेचर लिखना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि ये बोतल है क्या, किस चीज की बोतल, राइट। उसके बाद मैं लिखूंगी कि
इसके इस बॉटल में क्या क्या गया है इसको एज अ बॉटल शेप बनाने के लिए। फिर मैं उससे डॉट कनेक्ट करती हूँ कि इसके इस्तेमाल क्या क्या चीजों में हो सकती है। फिर इससे क्या हाउ हाउ लाइफ इज बिकमिंग इजियर, राइट। फिर मैं इसको कंटेक्स्ट में लाऊंगी, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में, कि क्यों मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ और ये करंट पॉपुलेशन पे, करंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में क्यों वैलिड है। वैसे करके मैं एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अपने रीडर को लाऊंगी। तो मैं उसको पहले पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगी, फिर मैं पूरा इंडिया घुमाऊंगी, फिर लाके मैं उसको राजस्थान में लैंड करूंगी। सो दिस इज हाउ योर लिटरेचर शुड बी। सो आप डायरेक्टली टॉपिक के बारे में मत लिखिए, इर्द गिर्द की कहानियां बनाइए, अच्छे से कहानियां बनाइए। उस कहानी से आना चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग को ही आप क्यों पिक कर रही हैं, और फिर वहां से अपने वेरिएबल्स की बात कीजिए और वेरिएबल और वोकेशनल ट्रेनिंग को जोड़िए और लिटरेचर लिखिए। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैम मेरा एक प्रतिभा क्वेश्चन था। मैम, मैम प्लीज प्लीज गो अहेड। आपने जो निकांतो सर, यस। आपने मेटा एनालिसिस का जो अभी बोल रहे थे वो स्टेप 7 8 था, तो 7 को मैं मिस कर गया, वो एक बार बताएंगे। स्टेप हाँ 7 जी, हाँ मेटा जी, एनालिसिस। yes, I will repeat again the step 7. I will just take another question and then I'll go back and explain that. Pratibha ma'am ओके says, मैम, ma'am, ओके please tell that what method can justify a frequency or percentage based results. I mean, ma'am, can you elaborate on this? I didn't get your question well. Pratibha ma'am, can you just elaborate on this? Okay, let me go back. I think ma'am will come back, and then I can share. Okay, so step 7, Nilkanto sir, the step 7 basically talks where you have to calculate the effect size. That means, effect size basically, effect size is a statistical measure that would be helping me to represent the magnitude of interventions that happen in the study to study its impact. Here you can do different kind of effect measures. For example, you can do standardized mean difference, and when your outcome is continuous, for example, speed and strength, when you're trying to work on these kind of topics, you will find the odd ratio. That means when your most of the data in your research, that means the papers which you have picked up for meta-analysis has collected data in dichotomous outcomes. So if most of the papers are having dichotomous answers, because in methodology section you do state whether you are using a 2-point scale or a 3-point scale. So when you're using this kind of paper, then you find out the odd ratio. Then it comes the risk ratio or the hazard ratio. So when you're trying to find the risk or survival data at the end, again, then you use the risk ratio. So basically, if effect sizes are not directly reported by any chance, then you calculate them from that study data. Uh, and how do you calculate? You calculate the mean, standard deviation, and sample size. Then comes the step 8, where you do the meta-analytical model. Either you use the fixed method or you use the random method. And in fixed method, you basically go ahead and you assume that all the studies which you have downloaded and kept for analysis, they estimate the same effect, and the difference between studies are due to random errors. And in random effect model, basically you make an assumption that the studies they affect these effects basically go ahead and they vary between studies and accounts, or between study and heterogeneity. So in sports research, the random effect, ignore the sports research part, but wherever you are trying to constantly measure impact,
where you're trying to capture something as part of an impact study, then you use random effect model. Why? Because you are supplying one variable and then checking its effect, right? These supply of variables are not coming in any sequence, but they are randomly coming in. Sometimes you're trying and checking, okay, let me increase the population size and then check. Okay, let me now use a different age group and then check. Let me use a different method and then check. So you're doing a randomized effect model. So if you're not sure about, the studies, let's say variable, and there is, you feel that a lot of movement is happening in the study, then in that case, you use the random effect model. Then, like I said, step 9, econometrics that come into play, you assess the heterogeneity. So when I talk about heterogeneity, that means I'm saying that you're referring to variability in study outcomes. So it is important, like you have to quantify. आपको हमेशा कुछ एक number देना होगा कि high heterogeneity can affect the reliability of meta analysis. So if ज्यादा heterogeneity है, अब ऐसा मत कीजिए कि आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एथलीट्स का देखते देखते आप देखने लगे कि जो लोग जिम जाते हैं, उनका जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और वो जिम जाते हैं, तो उनमें इंड्योरेंस का क्या इम्पैक्ट है। ये दो अलग सैंपल्स है। तो इतनी हेट्रोजिनिटी के साथ यदि आप अपनी स्टडी को पढ़ोगे या उस पर मेटा एनालिसिस या रैंडम इफेक्ट लगाना चालू करोगे, तो हाई हेट्रोजिनिटी वैल्यू आएगी। तो if in meta-analysis your heterogeneity value is high, for example Cochrane's Q test करते हैं heterogeneity को measure करने के लिए, या I-squared statistic use करते हैं, और if ये काफी ऊपर जा रहा है और यह ज्यादा variability दिखता है, और इसकी variability आप ग्राफ से देख सकते हो, वैल्यू से देख सकते हो, जब आपको वो दिखता है heterogeneity, तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि अरे ये डेटा स्टेबल नहीं है। दैट मींस मैं जो स्टडी फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके इस पॉपुलेशन के साथ, इस इफेक्ट के साथ, इस वेरिएबल के साथ बहुत ज्यादा रैंडमाइजेशन है, मैं कुछ भी कहीं से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए ज्यादा हेट्रोजिनिटी मत डालिए। मैं हमेशा अपने स्कॉलर्स को बोलती हूँ जिनको बहुत स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स में इंटरेस्ट होता है या मेटा करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ एक एक वेरिएबल एक बार में इंट्रोड्यूस करो और चेक करो कि क्या हेट्रोजिनिटी हो रही है, और उसके बेसिस पर डिसाइड करो कि सारे वेरिएबल्स डालने हैं, एक वेरिएबल डालना है। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि एक्चुअल स्टडी में सारे वेरिएबल लेने हैं कि कुछ ही वेरिएबल लेने हैं। सो जो स्टैटिस्टिकली हाई एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, फाइनेंस में बहुत स्टैट्स यूज होता है, जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं कुछ रिसर्च, उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए कि उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद दूसरा तीसरा डालिए। यदि आप रैंडमली वेरिएबल्स डालना चालू करोगे तो वो काफी मुश्किल होता है रिसर्च करने में, बहुत ज्यादा हेट्रोजिनिटी होगी, आंसर्स फेवरेबल नहीं आएंगे, फिर आपको और भी मैथमेटिकल मॉडल्स घुसाने पड़ जाएंगे अपने काम में, तो वो आपके जो काम है वो काफी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और आप मेटा एनालिसिस करते करते आप स्टैटिस्टिशियन बन जाओगे। तो वो मत करो, वो गलती ना करो। सो कंसिडर सब ग्रुप एनालिसिस। जैसे मैंने बोला, एक बाई एक वेरिएबल डालो और चेक करो कि ये स्टडी के लिए ये सही वेरिएबल है कि नहीं है, और मेटा रिग्रेशन रन करो उसके बाद देखने के लिए कि इतने सारे वेरिएबल के होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। स्टेप 10 है सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो। सेंसिटिविटी क्वेश्चन था 8 के ऊपर। हाँ जी, हाँ, जब हम लोग यहाँ पे मॉडल फिक्स कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रैंडम इफेक्ट ले रहे हैं या फिक्स्ड इफेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग तो गॉस मार्कव लीनियर मॉडल को एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरलाइज गॉस मार्कव अच्छा होगा या मतलब उसके लिए भी तो एक टेस्ट है, नॉर्मलिटी के टेस्ट होता है, तो करेक्ट। वो कैसे, मतलब पहले क्या नॉर्मलिटी के टेस्ट करके हम लोग फिर गॉस मार्कव जनरलाइज गॉस मार्कव में जाए, या इस तरह का सोशल साइंस में पहले से ही गॉस मार्कव जनरलाइज जो है वही होने का चांसेस ज्यादा होता है?
सी नाउ यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट चलता है. मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि when you're doing a social science research, so you can assume that data is not going to be absolutely normal जैसे financial data दिखता है, right? So there is going to be variability. Why? Because you're playing with emotions. You are capturing all other variables. So directly आप गॉसमार्क का यहाँ use कर सकते हो effect rather than going initially for normality. If आपको बहुत ज्यादा हेट्रोजिनिटी दूसरे मॉडल्स में दिखता है, फिर आप नॉर्मेलिटी टेस्ट करो एंड देन यू मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल. Okay, ma'am. Yeah, thank you. Okay, so when you can do a sensitivity analysis जो है वो आप डायरेक्टली इस पे कर सकते हो, अपने एक्सेल पे भी कर सकते हो. एंड ये हेल्प करता है चेक करने में कि जो आप एनालिसिस रन कर रहे हो वो कितना रोबस्ट है. उसके कंक्लूजन्स ये डिटरमाइन करते हैं कि जो स्टडी आप कर रहे हो वो कहीं डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है पूरे रिजल्ट्स को. वो जितना उसको इम्पैक्ट करना चाहिए वो उतना ही कर रहा है, कोई बायसेस तो नहीं है. सो ये हम सेंसिटिविटी एनालिसिस से करते हैं. उसके बाद होता है पब्लिकेशन बायसेस. आप देख सकते हो, असेस कर सकते हो. दैट मींस when study with significant findings are more likely to be published, skewing the meta analysis, you can find that. फिर आप funnel plot यूज कर सकते हो यहाँ to visually inspect for asymmetry which indicates publication biases कि कहीं आप ये टॉपिक जिन पे काम कर रहे हो, वेरिएबल डाल रहे हो, ये कहीं पब्लिकेशंस के लिए तो नहीं कर रहे हो कि ये एक्चुअली एप्लीकेबल है आपकी स्टडी में कि नहीं है करंट स्टडी में विद द गैप दैट यू हैव आइडेंटिफाइड. सो इसके लिए हम ये यूज करते हैं. यू कैन कंडक्ट एगर्स रिग्रेशन टेस्ट ऑल्सो. यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. इफ why I personally don't favor meta analysis is, if आप meta analysis actually करने जाओ, especially social sciences related कोई भी topic पे करो या I mean education, sports, like rural economics, etc. Maximum maximum of these subjects and the variables, they fail this test. Why? उनको हर टाइम biases ही दिखता है कि हाँ आप जानबूझ के ये फैक्टर डाल रहे हो या आपका डेटा काफी स्क्यूड है टू गेट मोर पब्लिकेशंस एक्सेट्रा और पब्लिकेशन बायस दिखाने के लिए. बट आई से दिस टेस्ट इज ओके इफ यू आर डूइंग मोर ऑफ लेट्स से क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ स्टडी. उसमें ये सही है, ये आपको सही बताता है कि वेरिएबल्स इधर उधर किया. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टडीज में अभी मैंने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन डाल के डेटा को और नॉर्मल दिखाने की कोशिश की तो दिस इज ओके. बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू ऐड अ वेरिएबल, जैसे मैं किसी के बिलीफ को लेट्स से रिलीजियस बिलीफ को क्वेश्चन कर रही हूँ, राइट? या मैं अब उसमें एज भी एक फैक्टर है. तो इफ मैं बिना एज को कंसिडर किए सिर्फ रिलीजियस बिलीफ और जेंडर पे कर रही हूँ तो वो अनफेयर है. क्यों? क्योंकि age becomes a vital factor in understanding your religion, your belief, etc. apart from gender. So I need to, तो मैं जैसे ही age डालूंगी तो मेरे जो ये funnel plot है वो काफी skewed दिखाने लगेगा. उसको ऐसा वो काफी asymmetric हो जाता है. I mean वो जो उसके शेप्स होते हैं वो बहुत ही स्क्यूड आएगा. सो वो दिखाएगा कि मैं ये जबरदस्ती के वेरिएबल डाल रही हूँ, ये वेरिएबल एप्लीकेबल ही नहीं है स्टडी में. बट आई मीन आप किसी भी पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे या उसके पर्टिकुलर ट्रेंड को, तो ऑब्वियसली एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको आप डालेंगे ही डालेंगे. एजुकेशन एक फैक्टर है. तो आप जैसे जैसे ये फैक्टर्स डालते हैं वो इतना स्क्यूड हो जाता है कि वो मतलब वो लिटरली आप बोल सकते हो वो काई स्क्वायर जैसा लगता है और वो बड़ा ही ट्रिम्ड दिखता है. सो इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई मीन don't do meta analysis for social sciences related topic. When you're doing topics which actually involve a lot of mathematics stats, go ahead. But जिसमें emotions की बात हो या जिसमें मैं belief system के बारे में बात कर रही हूँ तो I should not be doing this meta analysis.
Then you can, like sir initially said, then you can do Egger's regression test or trim and fill method to statistically assess publication biases. You can do this. Then comes, you can report the results and interpret the findings. So you can summarize the findings. You can report key matrices always, like pool defect size for primary outcomes. You can talk about confidence intervals. You can talk about heterogeneity statistics. That means you can talk about the Q test, the I-square test. You can talk about that. You can talk about subgroups or moderator analysis. That means effect by gender, age, type of sports, etc. Sensitivity analysis, and you can talk about the publication biases assessment. So this basically, I say that they provide interpretations on practical significance, not just a statistical significance. So you can relate your findings to the real world context, and you can actually pen it down. You can draw conclusions, you can make recommendations based on that. You can highlight the strengths and limitations of your meta-analysis. For example, the quality which should be included in the study, the kind of heterogeneity that was there in the study. So when you start talking about the heterogeneity, वहीं आप बोल सकते हो कि इतनी variability और heterogeneity थी, तभी हमारा gap जो है वो best fit होता है, वो दोनों तरफ को balance करता है. Then you can suggest directions for future research, and particularly areas which are related to meta-analysis. You can reveal the gaps and certain uncertainties. Then you can follow, Prisma method is one of the methods of reporting whatever you have derived from the meta-analysis. So you can use Prisma flow diagram basically. You can provide detailed tables. We can summarize study characteristics, effect sizes, quality assessments that we've done, and few tools and softwares which does your meta-analysis is, you can go to RevMan. It is sponsored by Cochrane. You can do that. Comprehensive meta-analysis, CMA, this is again paid. You can try. I think the add-ons are paid, but the basic version is free. Then we have Meta Excel. You can do using R package. You can do using SPSS, Stata, or Python also. So this is how you can do the meta-analysis in short. So I know this is मतलब मुझे पता है कि ये जो मैंने मेटा एनालिसिस का दिखाया, ये उनके लिए फायदा है जिनको काफी डीप जाना है, मेटा एनालिसिस कैसे करना है, वो जो नंबर्स के साथ ज्यादा खेलते हैं, बट जिनको स्टैटिस्टिक्स में इशू होती है समझने में या करने में, आई डोंट सजेस्ट डू मेटा एनालिसिस, क्योंकि आप काफी डिसहार्टेंड हो जाते हो. लाइफ में सबके मोटिव्स और एम्स अलग होते हैं, राइट? तो जब आपका एम सिर्फ पीएचडी करने का है, और इफ आपका एम, आई एम नॉट डिसहार्टनिंग यू, या मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, बट अपने एस्पिरेशन के हिसाब से काम करनी चाहिए. यदि आपका एस्पिरेशन है कि भाई अभी मेरे को एक डॉक्टरेट डिग्री चाहिए जॉब पर्सपेक्टिव से, और इतना नहीं करना है, तो फिर आई डोंट थिंक सो यू शुड इंडल्ज योरसेल्फ इन समथिंग व्हिच विल पुल यू डाउन. आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रहने के लिए वो चीजें करनी चाहिए. सो इक्वली बिब्लियोमेट्रिक इज नो लेस देन मेटा एनालिसिस. आई ऑलवेज सजेस्ट do bibliometric, do systematic literature. If it's perfectly fine, I mean, no one can question you on your capabilities there as well. So you can do that. Ma'am, I'm asking for data analysis. Like अगर मैंने कोई data collect किया है, उसमें केवल frequency and percentage method है, use हो सकता है, तो मैं कैसे हर रिजल्ट को स्ट्रांगली जस्टिफाई एंड इंटरप्रेट कर सकती हूँ? मैम, ये सही स्टडी नहीं है. जिस स्टडी में आपको सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है, तो मतलब आप सही पेपर नहीं पढ़ रहे हो. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बस फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कितने बार किसी ने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हाँ या ना में बोला है, या जो भी डेटा कलेक्ट किया है. तो आपको उन पेपर्स को पढ़ना चाहिए जिसमें फुल फ्लेजेड एनालिसिस हुआ है, मतलब सिर्फ मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं रिपोर्ट किया है, कोई मॉडल उन्होंने बात किया है कि हमने ये मॉडल फॉलो किया, ऐसे लिंक किया इस मॉडल को, ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, और उससे कुछ स्टैटिस्टिक्स निकले, तो वो पेपर पढ़िए. और नहीं तो फिर क्वालिटेटिव बेस्ड पेपर पढ़िए, जहां ये फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात नहीं हो रही है,
जहां वो एथनोग्राफी की बात कर रहे हो, वो रिसर्चर्स बायसेस की बात कर रहे हो, तो आप वैसे पेपर्स को पढ़िए। जो भी पेपर सिर्फ फ्रीक्वेंसी और इनको, मतलब वो तो एक आर्टिकल लिख रहे हैं और बोल रहे हैं कि कितनी बार किसने हाँ ना बोला, so that is not the right paper you are reading. So that is why I strongly suggest कि अपने एरिया से रिलेटेड जर्नल लिस्ट निकालिए, उस जर्नल लिस्ट के हिसाब से पेपर्स देखिए कि आपके टॉपिक से रिलेटेड उन जर्नल्स में पेपर है या नहीं है, और वहीं से पढ़िए। क्वालिटी जर्नल पढ़िए, सब कुछ मत पढ़िए। मैम मैं अभी कोर्स वर्क में हूँ, मेरा एरिया ओरल कल्चर और हिस्ट्री है, इसके लिए लिटरेचर रिव्यू कैसे करें? इंटरव्यू क्वेश्चन, नेचर और साइज नंबर क्या लेना चाहिए? ओके, सो सर आई मीन गूगल स्कॉलर में ही आप जाएंगे। जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को सबको बताया था कि द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आपके एरिया में लेटेस्ट काम क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस अलर्ट्स पे जाइए, उसमें अपना एरिया डालिए कि आप हिस्ट्री से हैं, हिस्ट्री में भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, आप उन कॉन्फ्रेंसेस के लेटेस्ट थीम्स को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में कौन सा काम हो रहा है, राइट? वो पता लग गया। उसके बाद वो आपको ब्रॉड एरिया है, उसके अंदर आपको गैप आइडेंटिफाई करना है। जो थीम्स ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है वो आपका गैप नहीं है ना रिसर्च क्वेश्चन है, बट यू नो एग्जैक्टली विच आर द एरियाज इन विच पीपल आर वर्किंग। ठीक है, आपको पता लग गया मैम कि किस एरिया में लोग काम कर रहे हैं। अब आप गूगल स्कॉलर में जाइए, जो बुलियंस मैंने बताए हैं, एंड और वर्ड के कॉम्बिनेशंस डालिए और उससे लिटरेचर निकलेगा। उस लिटरेचर में देखिए कि क्या उन्होंने लिखा है और क्या मिसिंग है। कई बार आपको लगता है मिसिंग, बट उस टाइम में उस कंटेक्स्ट में वो वैलिड नहीं होगा। सो एक्चुअल जो आप गैप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए लिटरेचर लाइए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लिटरेचर लाइए, वो आपको गूगल स्कॉलर से ही मिलेगा। और उसके बाद इस लिटरेचर को सेग्रीगेट करिए कि ये पेपर्स मेरे इस लिटरेचर को आई मीन इस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने गैप आइडेंटिफाई किया है ये पहले जनरल लिटरेचर है, फिर ये जो मैंने गैप आइडेंटिफाई किया है उसको सपोर्ट करने के लिए ये लिटरेचर है। उसमें जो मैंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए उसको सपोर्ट करने के लिए ये वेरिएबल है। और जहां तक बात रही इंटरव्यू क्वेश्चन, साइज, नंबर क्या लेना चाहिए, ये कंप्लीटली गैप रिसर्च क्वेश्चन पे डिटरमाइंड होता है। ये कोई वेग नंबर नहीं होता है जहां मैं बोलूं 600 ले लो, 700 ले लो, नहीं। ये आपके रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस पे डिटरमाइंड होगा कि आपका क्या सैंपल साइज होगा। यूजुअली जब भी हम हिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करते हैं तो ओरल हिस्ट्री मैकेनिज्म, डॉक्यूमेंटेशन, सो आप क्वालिटेटिव की ओर जाएंगी, जहां आप क्योंकि आप लोगों को लेट्स सपोज आप कुछ रिसर्च कर रही हैं आई मीन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, तो अब आप जो लोग वो मॉन्यूमेंट्स को बना के मर चुके हैं आप उनको जागृत करके तो नहीं पूछेंगी ना कि क्या क्वेश्चन है, राइट? यू डोंट हैव एन एक्सेस टू दो सैंपल्स। तो आप क्या करेंगी, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है आप उसको पढ़ेंगी, आप डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से कनेक्शंस निकालेंगी, आप उस हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे जो अगेन बहुत अच्छे से होता है क्वालिटेटिव में। थीम्स निकालेंगे, उस थीम के हिसाब से आप अपना काम करेंगे और वहां से डिटरमाइंड होगा कि आपको कितने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, कहाँ के डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, और उस हिसाब से आपका हिस्ट्री का रिसर्च होगा। ऐसे कोई नंबर्स नहीं है मैम। और यूजुअली हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सारे रिसर्चेस जो होते हैं इनमें हम बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्वांटिटेटिव का, 90% चांसेस नहीं करते हैं। मोस्टली हम ओरल हिस्ट्री मेथड होता है जहाँ हिस्टोरियन से हिस्ट्री सुनते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें क्वालिटेटिव एंगल डालते हैं और वहां से कुछ डेरिवेशंस निकालते हैं। Anyone else? I know high dosage आज हो गया, so आप पूछ सकते हैं मुझसे, प्लीज बेसिक क्वेश्चंस भी पूछिए, दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। पूछिए और क्या क्वेश्चंस पूछना है। मैम ओरल हिस्ट्री में जैसे लोकल ट्रेडिशन को अगर कवर करते हैं
तो उसमें अभी मैंने जो गूगल स्कॉलर पे कुछ सर्च करने की कोशिश की थी, तो कीवर्ड है उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कैसे तो करें? इसका मतलब मैम कहीं ना कहीं सर्च गलत कर रहे हो आप। आप सिर्फ लेट्स से आपने बोला क्या है आपका टॉपिक? मैम अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन ओरल कल्चर से रिलेटेड है, जैसे कुछ ट्रेडिशन है। आ जाओ, देखते हैं, हैंड्स ऑन करते हैं। प्रीति मैम, आई गेस दिस इज फाइन विथ ऑल अदर स्कॉलर्स। Preeti ma'am, is it okay if I am taking query of one scholar and just showing how literature can be done? यस मैम, इट्स ओके। Okay, okay. Thank you. Okay, so let's go entire screen. Okay. So मैम एक बार फिर से प्लीज रिपीट करेंगे? जी मैम। मैम ओरल हिस्ट्री या ओरल कल्चर का कोई टॉपिक जिसका कीवर्ड मतलब रूरल बैकग्राउंड से लिंक करता है, तो वो अदर एरियाज में नहीं है लेकिन उस लोकल एरिया में है, तो उसका मैंने गूगल स्कॉलर पे सर्च करने की कोशिश की थी, तो उससे रिलेटेड कीवर्ड डालने पर भी एक मतलब बहुत कम कम क्या मतलब एक दो भी नहीं मिले। ओरल हिस्ट्री तो मैम मेथड हो गया, आप ट्रेडिशंस पे काम करना चाहती हैं? जी मैम, ओरल कल्चर के अंदर जैसे लोकल ट्रेडिशंस जो हैं उनमें पर्टिकुलर किसी ट्रेडिशन पे काम करना चाहते कोई एक नाम बताएंगे ओरल कल्चर का या ओरल ट्रेडिशन का? हैं। मैम लोकल गीत, लोकगीत। ओके। ये लोकगीत को क्या बोलते हैं? फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग। यस। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, प्लीज गो अहेड। मैम ऐसे ही एक स्टूडेंट ने और चाइल्ड डेवलपमेंट करके सर्च आउट किया था, पर उसको भी कुछ भी स्टडीज नहीं मिली ऐसे थी। आप मेरे को वर्ड्स दोगे ना, तो वर्ड से कुछ नहीं मिलता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ यू। ऐसे वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू फेच यू एनीथिंग, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, समझे? कल को मैं आके कुछ भी कुछ भी इन द सेंस मैं बॉटल पे रिसर्च करना चाहता, अरे बॉटल पे क्या रिसर्च करना चाहते हो? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड बट आई एम टेलिंग यू। जैसे आपने मुझे लोकगीत बोला, लोकगीत में आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे बताओ। चलो आज मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ, आप मुझे बताओ लोकगीत में आप क्या करना चाहते हो? मैम लोकगीतों में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सो आप बेसिकली देखना चाहते हो कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट होता है लोकगीत पे, राइट? नो मैम, लोकगीतों के माध्यम से कैसे हम उसमें छुपे हुए इतिहास को या संस्कृति को देख सकते हैं। ये रहा, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ फोक सॉन्ग्स इन ज्यूइश इजराइल कल्चर, इम्प्लीकेशन म्यूजिक थेरेपी, 97 का पेपर है, 32 लोगों ने साइट किया है।
folk songs in print, text tradition, traditional folk song in modern Japan, sources, sentiment, society पे क्या impact होता है. So आपको exact अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिलता है, आपको ऐसे ही मिलेंगे. अब आप ये कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज ये पेपर आपके टॉपिक से काफी मैच कर रहा है, राइट? ये कल्चर, इम्प्लीकेशन, यही सब आप देखना चाहते हो, राइट? अब आप ये साइटेड में जाओगे. अब देखो ये सारे जो पेपर है, ये पेपर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड है. जैसे लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ सिंगिंग इन अ कम्युनिटी, हॉस्पाइस ब्रेवमेंट, सपोर्ट म्यूजिक थेरेपी. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग, जैसे लोकगीत तो चलो कई प्रकार के लोकगीत होते हैं. लोकगीत बच्चे के जन्म होने पे भी हम सोहर या ऐसे कुछ गान मतलब गाते हैं, राइट? जब राजस्थान या रूरल पार्ट्स में हम जाते हैं, रुदालियों का काफी चलन था, है ना? रुदाली जब कोई मर जाता था या मरने के कगार पे रहता था तो रुदालियों को बुलाया जाता था. तो उनका क्या आई मीन वो कल्चरली क्या इम्पैक्ट करते थे एटसेट्रा. तो ये रहा पेपर जो उसके बारे में बता रहा है, बट ये दूसरे कल्चर से. तो यहीं से आप ना एक स्टोरी बिल्डिंग कर सकते हो कि ये लोक गीतों के बारे में इजराइल में बात हो रही है, ये लोक गीतों के बारे में यहाँ बात हो रही है, जापान की बातें हो रही है, बट इंडिया का लोकगीत जो हर पल पल को एक्सप्लेन करता है उसके बारे में बात नहीं हुई. और हम लोकगीत को इस ट्रेडिशन से ऐसे जोड़ेंगे, वो चीज आप यहाँ से लिख सकते हो. जी मैम. मैम मुझे थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो हिंदी में मतलब इंग्लिश वाला यूज लेना जरूरी है? हाँ जी मैम, ये तो गूगल आपको ऐसे ही बताएगा. आप एक काम और कर सकती हैं, आप चैट जीपीटी का के मदद से आप वहाँ लिखी, आप अपनी क्वेरी डालिए और बोलिए इसको इंग्लिश में बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं. तो वो मोस्टली आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो. बट मैं हमेशा आपको एक सजेशन दूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ. कई बार पॉसिबल नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए, तो आप गूगल ट्रांसलेट को लीजिए और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, और जो भी इंग्लिश में आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, उसमें थोड़े बहुत और चेंजेस. तो आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते रहिए अलग अलग तरीकों से. और वैसे वो क्वेरी को ही गूगल स्कॉलर में डालिए तो आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा. ये एक आसान तरीका है करने का. जी मैम, थैंक यू मैम. जी, आई होप आपको आंसर मिला. आशा जी, आप मतलब सेटिस्फैक्टरी हुए कि नहीं हुए, आप ये बताओ. नो मैम, यस यस. ओके. Dubari Lahkar, ma'am, apart from Shodh Ganga, could you mention other sources to find quality thesis, especially the free ones? See, I don't have idea about in India what library you guys use. I think Shodh Ganga is one of them. There are a lot of libraries here the colleges maintain. If you find something on Google, किसी पर्टिकुलर यूएस के कॉलेज में, तो हमारा एक नेशनल डेटाबेस है, बट उसका एक ही लूप होल है, दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम यूएस इटसेल्फ. यहाँ का वीपीएन होना चाहिए. सो दैट्स नेशनल लाइब्रेरी दैट वी यूज. तो आपको कोई पेपर, बट उसका हमेशा आपको लिंक मिलेगा. इफ आपको कोई पेपर उसमें दिखता है फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड और आपको चाहिए, तो आई कैन शेयर दैट विथ यू. आई कैन डाउनलोड एंड शेयर इट विथ यू. सो that can be there. We have this national library which is maintained by the US government. और यहाँ हम सारे जितने लोग थीसिस सबमिट करते हैं in any area, it is maintained in that, but it is only accessible using a US VPN. So that's a problem. मैम, मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में भी थोड़ा बताएं. पवन सर, पूछिए, आपको क्या पूछना है मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में. मैम, ये जो सब्जेक्ट है ये ग्लोबली लेवल पे हमेशा ट्रेंड करता है. अभी भी Correct. हम ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, इजराइल वगैरह सभी जगह युद्ध चल रहे हैं. तो मैं जो थीसिस लिखना चाह रहा हूँ, तो कहा जाता है अगर आपका लिटरेचर रिव्यू अच्छी बुक्स का अच्छा रेफरेंस हो तो बाकी गाइड तो देखते हैं कि वो अच्छी दिशा में जा रहा है. तो मैं इसको ग्लोबल लेवल से इंडिया पे लेके आ रहा हूँ, इंडिया से फिर मैं राजस्थान में इसको शिफ्ट ऑन करना चाह रहा हूँ. तो
मुझे ये जानना था, इसको फ्रेमिंग में किस तरीके से करूँ ताकि ये रिच कंटेंट वाली मेरी एक सिनॉप्सिस के साथ एक पीएचडी थीसिस तैयार हो मेरी, इस पे मैं जानना था। ओके, सो जब आप मीडिया और ह्यूमन राइट्स की आप स्टोरी टेलिंग, ह्यूमन राइट्स ओवरऑल कैसे देखा जाता है, एक वर्ल्ड व्यू दें इसके बारे में। ह्यूमन राइट्स कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा तवज्जो देती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो देखिए। फिर आप लिंक करिए कि कैसे जिन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मीडिया कंट्रोल्ड होता है या मीडिया इज नॉट कंट्रोल्ड, मीडिया का क्या रोल होता है एक सोसाइटी में, ऐसे दें। फिर इंडिया में बताइए कि कैसे कमीशंस है, ह्यूमन राइट के कमीशंस है, जिनका क्या क्या कार्यभार है वो बताइए। कॉपी पेस्ट मत करिएगा गूगल से, बट स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखिएगा। इंडिया में मीडिया का क्या रोल है, क्या यहाँ की मीडिया सेल्फ ट्रायल में चली जाती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है और गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, इसके बारे में लिखिए। फिर वहां से एक स्टोरी जैसा बनाइए और लाइए राजस्थान में कि क्या राजस्थान में भी ह्यूमन राइट्स और मीडिया दोनों कंट्रोल्ड हैं या इंडिपेंडेंट एंटिटी की तौर पे काम करते हैं, और फिर उससे अपने टॉपिक के बारे में लिखिए। आई मीन आप जैसे बता रहे हैं कि आप मीडिया और ह्यूमन राइट्स, दीज आर वेग। आई मीन क्या करना चाहते हो आप ह्यूमन राइट्स और मीडिया के बारे में, एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो राजस्थान में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जस्ट कि आई मीन ह्यूमन राइट्स कैसा चल रहा है नहीं चल रहा, तब तो आप आर्टिकल लिख रहे हो। थीसिस लिखना मुश्किल है, बट यू शुड, आई मीन एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि where you want to focus on, right? मतलब आप आपको पता है कि आप ये दो फील्ड पे काम करना चाहते हो, बट इस दो फील्ड में नया क्या करना चाहते हो, ये आइडेंटिफाई करो तो आपके लिए इजी होगा। हाँ जी पवन सर पूछिए। जी मैम, मेरा ऐसा है कि हमारी विधानसभा जो 15वीं थी उसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, क्योंकि राजस्थान में ये मानवाधिकार वायलेंस के मैटर काफी उठ रहे हैं, तो उन्होंने कितना सवाल पूछा, उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है जनता के प्रति, इस पे मेरा रिसर्च है। सॉरी आई लॉस्ट यू, फिर से एक बार बताइए। मैम, राजस्थान जो विधानसभा है हमारी, तो हम्म। हमारे जितने एमएलए हैं उन्होंने मानवाधिकारों से संबंधित कितने सवाल पूछे सदन के अंदर, इसका है मेरा, उनकी योग्यता पे सवाल है मेरा। बट आप इसके ऊपर थीसिस कैसे लिख सकते हैं, ये तो आपके पर्सनल व्यू और बायसेस हो जाएंगे। सो मैम पर्सनल व्यू और बायसेस आप किसी को भी थीसिस में ना, जैसे अभी कुछ कुछ देर पहले नीलकांतो सर ने पूछा कि आई थिंक एथिक्स कमेटी के बारे में पूछा था, एथिक्स कमेटी आपको क्लैरिटी ही नहीं देगी, वो क्लियरेंस ही नहीं देगी, क्योंकि आप ह्यूमंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी की डिग्निटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं किसी नेता को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, बट ये एक थीसिस के लायक नहीं है। ये एक रेवोल्यूशनरी आर्टिकल आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर में कि भाई ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, इसको कैसे कर रहे हैं, बट इसमें थीसिस क्या है, क्या रिसर्च गैप है? कुछ भी रिसर्च गैप नहीं है। आप पुरानी चीज को ही खोदना चाह रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल राइटिंग और थीसिस, थीसिस 400 पेज में लिखी जाती है, आप क्या 400 पेज इसके ऊपर लिख सकते हैं? इसमें नया कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप ये कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के बारे में यदि आपको मीडिया को करना है कि मीडिया कंट्रोल्ड, आप मीडिया को एज अ कंट्रोल्ड वेरिएबल लीजिए, तो क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन राइट्स पे। या आप देख सकते हैं कि चाइल्ड वेलफेयर पे क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स पे, विमेन एम्पावरमेंट पे क्या हो रहा है, और उसको लिंक कीजिए कुछ ह्यूमन राइट्स से। बट ये नेता बोले और ये कि ये these are just like, you can write articles on them, but you can't write a thesis of 1000 page on this. I hope पवन सर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम बिल्कुल। तो आपको मतलब ना ये बड़ा ही वेग है। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम हो सकता है। ह्यूमन राइट्स पे आप काम कीजिए, आप फार्मर्स को लिंक कीजिए ह्यूमन राइट्स के साथ कि ह्यूमन राइट्स कहाँ, व्हाई डजंट ह्यूमन राइट टॉक्स कि किसी के डेथ को आप 3 लाख रुपए दे के बंद करते हो, है ना? हाउ आर यू इवेल्युएटिंग माई लाइफ टू बी ऑफ 3.5 lakhs? तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम है,
गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं इन एक्शन आ रही है, क्यों इतने हार्श रिकवरी मैकेनिज्म्स होते हैं ये प्राइवेट मनी लेंडर्स के, और ह्यूमन राइट्स क्यों शांत बैठी है। ह्यूमन राइट्स आई मीन ऐसे मत क्वेश्चन कीजिए कि क्यों शांत बैठी है, फिर से आप मेधा पाटकर बन जाएंगे, बट आपको मेधा पाटकर नहीं बनना है, आपको रिसर्चर बनना है, जहां आपको रीजंस निकालने हैं या आपको लेट्स सोल्यूशन देना है कि फार्मर डिस्ट्रेस लोन रिकवरी मैकेनिज्म इतनी टफ है, ह्यूमन राइट्स नहीं आ रही है, कैसे ह्यूमन राइट्स और फार्मर्स को काम कराने के लिए एनजीओज डेवलप हो सकते हैं जो हैंड इन हैंड करे, फार्मर की डिस्ट्रेस लेवल कम हो सकती है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा, है ना। ओके मैम, ओके, थैंक यू। या सो मैम मेरा और एक क्वेश्चन था। हाँ जी, नीलकांत सर पूछिए। हाँ, मीडिया साइंस में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन करके कुछ पेपर हो तो मतलब मैं मीडिया साइंस के जो स्कॉलर हैं, हम लोग इधर उन लोगों से भी पूछा, तो उन लोगों को मतलब मीडिया साइंस का किस तरफ अभी स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा काम हो रहा है, ये मुझे अभी क्लियर नहीं कर पाए। आप अगर थोड़ा उसमें क्लियर कर सके, मीडिया साइंस में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन। See, I am not from media, है ना, so it is difficult to say। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कभी भी लेटेस्ट ट्रेंड देखने हैं, मैं कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू लेटेस्ट ट्रेंड देखती हूँ। So let's see what does conference alert tells us. So Nilkanto sir, you want to understand what are the latest trends in media sciences right मीडिया now, right? साइंस यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Okay. Mm. Media science, music, policy, social media. I mean, I have worked on a paper with a co-author, and what we had worked on was basically, sir, you know, we worked on Twitter analytics, and how does I mean, basically, we used certain, you can say, scripts running on Twitter and LinkedIn, and how when a particular company's media team keeps posting constantly, what impact it has on footfall or footprint. So we did sensitivity analysis there, we derived certain data, and we saw, you can say, impact study basically we did there. So I mean, you can do that. Social media matrices you can use basically. I'm not able to pull in that information for you. Just give me a moment. Social media conferences, yes. Let's go to this. Okay, 8 trends, event website. Yeah, I don't know. I'm not able to find that somehow. Let me just see. Why is it not coming up, pulling up registration, submission, topics? मैम अगर आप बाद में भी भेज सकते हैं
तो भी मैं आपको हाँ जी। मतलब Yes, you can share your email ID. That I can do with you, and I'll also be able to connect you to one of my professors who is actively working. She's a professor in Canada. Basically, University of Alberta की वो काफी renowned professor है, Professor एल क्वान हुसे. So मैं उनसे आपको कनेक्ट करा सकती हूँ. Share your email ID. I'll connect both of you on a mail. And Annabelle, Dr. Annabelle, you can get in touch with her. I'm just trying to open her website and see. She works extensively. okay ma'am, I will send you email. Yeah, you can send my first name, a numeric 4 pandey@gmail.com is my first email ID. I'll share the second email, Bhavna _LH @yahoo.co.in. Yes, I'll be more than happy to connect. Okay, there is somebody asking me, ma'am, we want to read Scopus paper or quality paper, but most of the papers are paid. So how can I read the paper? IIT Delhi, all scholars have access to IIT Delhi library. UGC has now made all the libraries common. If you are a scholar, you need to have a letter from your vice chancellor signed by your supervisor, and you submit to the director of the institution, either of the IITs, and you can access all the library and everything that is there in the library. Apart from getting access to the tick by tick finance data, you have access to all other data and also papers. And I did my research doing this. I was doing my PhD from a private university, and you know that in private universities they just don't subscribe to any research databases, etc. I needed it, so that's how I approached IIT Delhi, and I was instructed this is how I can do. And I went to IIT Delhi, I went to IIT Kharagpur, because both the places were near to my places, and I got my data. And trust me, you can stay on their campus also for 2 to 3 months at a bare minimal payment, and you can collect data. If ये आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज मेरे को, मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर की है, प्लीज पेपर का एग्जैक्ट नेम आप मेरे को भेजेंगे तो मेरे पास एक्सेस है. आई कैन डाउनलोड एंड शेयर इट विथ यू द पेपर्स. दिस इज द लीस्ट आई कैन हेल्प यू विथ. Okay. Ma'am, how can we get Scopus access to check the researchers? So your institution need to subscribe to Scopus, and that's how you can do it. I closely work with Georgia Tech, so I have an access to Scopus. Yeah. And this is again VPN driven, so it won't work. Even if I share the details, it won't work with you. Anyone else has any other questions? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I am Sarah from Andhra, ma'am. Mhm. Ma'am, I wanted to publish an interview in one of sites, ma'am, like paper Q1 or UGC or whatever it may be, journals. How can I get access, ma'am? To publish paper, you don't need access, ma'am. I mean, you can publish paper anytime to any of the journals that you feel is relevant with your study. The scope matches, you can publish paper. For that, you don't need access. Ma'am, interview. Recently, I have taken an interview with the Presidenti awardee, Radha Devi. So I wanted to do as a interview format. How can I approach to different publications, ma'am, or journal? With one, you've got only one interview, right? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. With one interview, you won't be able to publish a paper, ma'am. You can publish an article in EPW as a commentary paper, you can do that. But if you want to publish it as a research paper with the interview that you've taken, you have to have some number of sample sizes. And the topic needs to be common across all these awardees. Then only you'll be able to publish it. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Thank So you.
you can actually publish this as a commentary paper. Go to Economic and Political Weekly. I'm just typing here in the chat box. You can see Economic and Public Weekly. Sorry, Economic and Political Weekly. So don't go by name, but they publish a lot of interviews that researchers take of different kind of people as a commentary paper. You can check what are the requirements. The commentary paper should be in like 1000 words, and it does not require a methodology, etc., but more of article writing format. And you can submit here. If they find it matching to the scope, they publish it. Okay, okay, ma'am. Thank you. Thank you Thank so you. much. Anyone else? Anyone else have any other question? हेलो मैम। Hello, ma'am. Go ahead. मैम एक्चुअली क्वेश्चन पूछना था, क्या जब हमें अपनी थीसिस लिखनी है तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा सही रहेगी कि हिंदी लैंग्वेज? बिकॉज कहीं भी जाओ तो सब लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो भी चूज करता है उसको मटेरियल ज़्यादा मिलते हैं, हर एक चीज़ में फ़ायदा होता है, तो क्या है इसका, क्या करें? देखिए, ये तो आपके इंस्टीट्यूशन पे सबमिट मतलब डिपेंडेंट है कि आपको इंग्लिश में सबमिट करना है या हिंदी में सबमिट करना है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, ये मेरे पर्सनल फीलिंग्स है कि जब आप अपनी स्टडी को मासेस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ काफी लोग पढ़ सके और रीड कर सके, राइट? Yes, मैं ma'am. हिंदी बोल लेती हूँ, लेकिन हिंदी पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। तो आप जैसे आपकी थीसिस में कभी पढ़ी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा समझना या उसको इम्प्लीमेंट करना या पब्लिकेशन के लिए देना। तो आप हमेशा एक और ओपिनियन में देती हूँ हमेशा कि आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपना जो लिटरेचर है वो आप यूज कर सकते हो, नॉट लिटरेचर सॉरी, अपनी थीसिस इंग्लिश में लिखो और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक बुक बना सकते हो जब थीसिस पब्लिश हो जाए तब। तो इफ आपको अपने पब्लिकेशंस के लिए साइटेशंस चाहिए एटसेट्रा, तो इंग्लिश में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। मैम एक बात और है कि जैसे अगर हम इंग्लिश में करना चाहते हैं, हमारा सुपरवाइजर नहीं एग्री कर रहा है, तो देन हम क्या करें? बिकॉज उनका, क्योंकि उन्हीं के ओपिनियन के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है फ्यूचर में, बट वो नहीं एग्री करे तो हम क्या करें? यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये तो मतलब आई मीन ये तो सुपरवाइजर के अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की बात नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी के क्या नॉर्म्स है। इफ आप यूनिवर्सिटी का नॉर्म है कि आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में सबमिट कर सकते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक सो किसी को भी प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके मैम, ओके, थैंक ये यू। यूनिवर्सिटी के नॉर्म पे डिपेंडेंट होता है। मैम वहाँ पे तो मतलब बोथ लैंग्वेज में किसी में भी आप सबमिट कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट डिपेंड ये करता है कि सुपरवाइजर मतलब नहीं चाह रहे हैं कि नहीं आप इंग्लिश में मत करो, तो उसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और हमारा अभी वर्किंग स्टार्टिंग में है। मैं तो बस सुपरवाइजर ही चेंज कर दो। मैम ये पॉसिबल नहीं है। Sorry for that. Thank you Yes, so much, ma'am. anyone else? Anyone else has any other question? Hello, ma'am. I want to ask that how to write an effective synopsis for research. Can you just explain it in short with an example? What synopsis you want? Like my area of research in cancer biology. So can you explain it how to write a synopsis on that? Yeah, I mean, identify the research question. Once your research question is identified, then go ahead and to validate the research questions, write your hypothesis. Then after that, have a tentative literature review, because when you're doing something in science, the literature review keeps getting updated, right? That is why it should be a tentative literature review. Write your literature review, followed by write the data what is required for that particular study to hit to come into action. I mean, आप लोग तो प्रैक्टिकल करते हो, तो डेटा में लिखो कि आपको कैसे सेल्स चाहिए या कैसे
बैक्टीरिया चाहिए या जो भी आप वो लिखो, write in that data section, then go to the methodology where you talk about what are the experiments you are going to perform and why you've chosen the particular experiment, etc. Then you can talk about what the sample size is going to be, what the duration of experiment is going to be. This all thing will be under your research methodology, followed by you can always go ahead and write tentative results, because the results are not final till you don't do something on a large scale. So you can write tentative results and then you can conclude. So this is how can be your base broad areas under which you can write your synopsis. Literature mein for every let's say heading, subheading, try giving some literature, break the literature into different subheads. That gives a very good view that you have actually read the papers well and you know where to put in what. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah. Anyone else? Anyone else has any other question? No. So thank you so much, ma'am. This is Rashmi here. So I Yes, think मतलब आपका लेक्चर एक ऐसा लेक्चर रहता है कि जिसमें चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, यू जस्ट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द वे यू डू, इट्स जस्ट द बेस्ट. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस. हम आपको आगे भी याद करते रहेंगे इन्हीं बच्चों के लिए हमेशा कि इनके लिए आप. और एक चीज़ मैं और ज़्यादा बताना चाहूँगी कि मैम हमेशा रेडी रहती हैं इंडियन रिसर्चर्स के लिए. It's almost again the 4 a.m. around and she's there with us and she's taking lectures from 7 a.m. Indian Standard Times. It's almost quite a long time. So thank you so much, ma'am, for spending such beautiful lectures of yours with us. So thank you once again. Thank you, Vandana ma'am, for doing this for me. And I think there are few scholars who want to get in touch with me. ऐसा नहीं है कि I'll just take 1 minute to wrap up this. ऐसा नहीं है कि वर्कशॉप खत्म तो मैम हेल्प नहीं करेंगी. मैम डिफरेंट टाइम जोन में रहती हैं, है ना. मैं आपसे 12.5 घंटे पीछे चलती हूँ. सो आप मुझे मेल ड्रॉप करो. मेल ऐसे मत करो कि मेरे लिए टॉपिक आइडेंटिफाई करो. सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी वो. आपको एकेडमिकली कोई भी हेल्प चाहिए, रिसर्च पेपर्स चाहिए, मुझे मेल भेजो. मैं आपको यहाँ से मेल बैक करूंगी आपके पेपर्स. बट ये मत बोलना कि आप खोज दो पेपर. मैं खोजने का काम नहीं कर सकती, वो आपको करना है. So I'm talking from my practical experience. These are the mails I get. I don't even revert to these mails. So don't do that. You can let me know name of the paper. कोई thesis चाहिए आपको जो आपने आइडेंटिफाई किया है, let me know. I will mail you back with that thesis. In whatever way possible, I will help you. Also, people who want to get connected with other faculty members back in US without offending your current supervisor, याद रखना करंट सुपरवाइजर माई बाप होता है, उससे पंगे नहीं लेने चाहिए. उसके अलावा इफ आपको किसी से कनेक्ट करना है फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, फॉर डूइंग सम गुड रिसर्च, do get in touch with me as far as possible. I will put you in good connections, and I think that's how academic circle grows. And I am so thankful to University of Rajasthan for remembering me always and giving me this opportunity to interact with all of you coming from variety of background. मैं अपने हिंदी पे काम करूंगी और ज्यादा घर में हिंदी बोलना पड़ेगा. मेरी हिंदी थोड़ी खराब हो चुकी है, सो माफी इसके लिए. But let's do some good research and be one another's partner in this academic journey. Last line before I say a bye-bye to you. रिसर्च एक जर्नी है, इसमें चलना, दौड़ने की कोशिश मत करना. दौड़ोगे तो गिर जाओगे, उठोगे तो हिम्मत नहीं रहेगी आगे चलने की. चलो और अपने रफ्तार से चलो. सामने वाले ने क्या किया, इस रफ्तार से मत चलना. So you'll be able to do good research, brilliant research. And thank you, all the best. And again,